आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ग्रोथ ऑफ फंक्शंस के ऊपर। और इस लेक्चर के अंदर जो है हम बेसिकली जो है वो डिस्कस करने जाएंगे आज कि हम किस तरह से एनालाइज करते हैं किसी भी प्रोग्राम का रनिंग टाइम, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या चीज होता है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन प्रॉपर्टीज क्या चीज होता है, रेट ऑफ ग्रोथ किसे कहते हैं, और इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोथ कैसे होगी, और फिर इसके बाद एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड जिसको बिग ओ नोटेशन कहते हैं, और इसके बाद जो है बिग ओमेगा जो है रोटेशन ये किसे कहते हैं, जिसको हम जो है बिग ओमेगा कहते हैं, और इसके बाद जो है वो थीटा नोटेशन जो है ये किस चीज को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो लिहाजा अगर हमारे पास सपोज जो है कि हमारे पास एक एल्गोरिथम खड़ा है और इस एल्गोरिथम का अगर हम रनिंग टाइम सपोज मालूम करना चाहें तो बेसिकली उस रनिंग टाइम को हम टी ऑफ एन से जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम होगा वो उसका जो है एग्जीक्यूशन टाइम वो टी ऑफ एन से जो है वो रिप्रेजेंट होगा। ठीक है जी, अगर मैं इस एल्गोरिथम को रीड करना चाहूँ तो जो हमारे पास एल्गोरिथम है ये बेसिकली सम मालूम करता है एक जो है वो गिवन लिस्ट के अंदर, और फिर उसके बाद जो है उसका मीन यानी कि एवरेज जो है वो कैलकुलेट करके देता है। सो एन जो है वो ये जो आपको एरो हेड निशान नजर आ रहा है इसको बेसिकली असाइनमेंट कहते हैं कि हम जो रीड करेंगे इनपुट फ्रॉम द यूजर वो असाइन कर देंगे एन को और सम को इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ स्टेप नंबर 2 के अंदर, और स्टेप नंबर 3 के अंदर जो है वो आई को जो है वो इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। while I is less than n, so read the input from the user and assign it to the number, and sum becomes sum plus the number. I is incremented with 1 and the mean becomes sum divided by n. तो सपोज अगर आप कोई 10 नंबर लेते हैं तो उन 10 नंबर्स को ये पहले जो है उनका सम कैलकुलेट करेगा और इसके बाद फाइनली उनका मीन या एवरेज कैलकुलेट करके और आपको दे देगा। अगर हम इसका रनिंग टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो स्टेटमेंट जब जो नंबर 1 है ये वन टाइम एग्जीक्यूट होगी, यानी आप इस प्रोग्राम के अंदर जो n है वो एक दफा डिमांड करते हैं यूजर से फ्रॉम द कीबोर्ड। इसके बाद जो इनिशियलाइजेशन है सम की और आई की ये भी वन टाइम जो है इनिशियलाइज होंगे, और इसके बाद while i is less than n तो ये n प्लस 1 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और इसके बाद जो नंबर है वो आप जो है बेसिकली रीड कर दें फ्रॉम द कीबोर्ड ये n टाइम एग्जीक्यूट होगी क्योंकि बॉडी ऑफ द लूप के अंदर चल रहे हैं, और इसके बाद जो सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर ये भी n टाइम एग्जीक्यूट होगा। i इज इक्वल टू i प्लस 1 जो आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी ये भी n टाइम होगी, और जो लास्ट स्टेटमेंट है जिसमें मीन कैलकुलेट होगा वो 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। अगर आप इन सारों को सम कर दें सो टी ऑफ एन बिकम होता है 4n प्लस 5। यहाँ अगर किसी चीज की समझ ना आई हो तो बताएं। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ को एक तो आपका वो क्या कहते हैं कि अमीर बन जाए या लीडर बन जाए जो कह दे जी ओके ठीक हो गया, सी आर को ये रिस्पॉन्स। जी 4n+5 हम कैसे कर रहे हैं ये, मतलब हम स्टेप्स को कर रहे हैं ये वैसे जी नंबर के हवाले से कर रहे हैं। जी 4n+5 जो कर रहे हैं ये हम किस तरह से कर रहे हैं 4n+5 उसको कर रहे हैं। आपने इसको गिन लिया कि आपके पास n कितने हैं टोटल, सो इट बिकम्स सर मतलब 4n प्लस, और इसके बाद जो 5 है वो क्या चीज है 1 की जो है वो कैलकुलेशन है, सो 3 + 4 + 1 5। सही सर, क्लियर हो गया ये। अब ये आपका जो है वो एक आइडिया आपको आ गया कि किस तरह से आप किसी भी एल्गोरिथम का जो है वो रनिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करते हैं।
अब आ जाते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के ऊपर। मैं इस लेक्चर के अंदर आप वन बाय वन एक एक स्लाइड चलते जाएंगे और उसको क्लियर करते जाएंगे जहां पर आपको समझ ना आए, क्योंकि ये जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है ये थोड़ा सा डायरेक्टली समझ नहीं आता, ये डिस्कशन के साथ समझ आता है। तो लिहाजा मैं इनकरेज करूंगा कि आप लाइन बाय लाइन चलें, अगर आपको जहां समझ नहीं आती आप जरूर पूछें। अब एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या होता है किसी भी एल्गोरिथम का? The word asymptotic scares the people because it sounds complicated. Asymptotic क्या चीज होती है? या asymptote किसे कहते हैं? कि a line whose distance to a given curve tends toward zero. और इसके बाद हम इसकी दूसरी डेफिनेशन ये देखते हैं कि a limiting behavior based on a single variable and a desired measure. तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस किसी भी एल्गोरिथम का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप किसी भी प्रोग्राम को, जो मैंने पहली एग्जांपल दी, अगर आप उसका बेंच मार्क करते हैं कि 4n+5, तो ये जो है वो आपको जो है वो नॉर्मली सही साउंड नहीं करता, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ एनस है आप उनको काउंट कर रहे हैं और बाकी चीजें। तो आपके पास जो सबसे आसान मेथड है, जो सबसे आसान तरीका है किसी भी बड़े प्रोग्राम्स को एनालाइज करने का, वो उनका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहलाता है। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस उसकी टाइप्स है, लेकिन यहाँ चलकर आपको ये नजर आता है कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस या एसिम्प्टोट बेसिकली हम एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो बेसिकली उसका जो डिस्टेंस होता है टू अ गिवन कर्व वो टेंड्स टुवर्ड जीरो हो जाता है। आगे चलकर जब मैं इसको दिखाऊंगा कि जी उसके टाइप्स के अंदर, तो आपको नजर आ जाएगा कि ये इसका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहला रहा है। एसिम्प्टोटिक जो भी हम नोटेशन यूज करेंगे आगे चलकर, बिग ओ, थीटा या ओमेगा, तो ये बेसिकली क्या करते हैं? ये मेजर करते हैं किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को। ये एल्गोरिथम को कैटेगराइज करते हैं उनके ग्रोथ रेट के मुताबिक। कोई आपका एल्गोरिथम आपको लीनियर नजर आएगा, कोई आपको क्वाड्रेटिक नजर आएगा, कोई आपको पॉलिनोमियल नजर आएगा, या कोई आपको एक्सपोनेंशियल नजर आएगा। तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास ये आ जाते हैं कि ये एल्गोरिथम लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। ये बेसिकली कौन बताता है? ये आपको एसिम्प्टोटिक एनालिसिस बताता है। अब इसकी प्रॉपर्टी कि ये इग्नोर करेगा स्मॉल कांस्टेंट को और स्मॉल इनपुट्स को, और यूजुअली एस्टिमेट करेगा अपर बाउंड को या लोअर बाउंड को ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी फंक्शन, और डिस्क्राइब करेगा रनिंग टाइम किसी भी एल्गोरिथम का व्हेन n grows towards infinity, और डिस्क्राइब करेगा बिहेवियर ऑफ द फंक्शन विद इन द लिमिट। ये जो तीनों फंक्शन आपको हम डिस्कस करेंगे, ये एग्जैक्टली टोटल तो 5 है, लेकिन वैसे डिस्कस 3 होते हैं। तो ये बेसिकली किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करेंगे। ये आप इस पोजीशन में होंगे एसिम्प्टोटिक का चैप्टर पढ़ने के बाद कि इस एल्गोरिथम के जो वो है ग्रोथ रेट है, यानी इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है, ये लीनियर है या आपके पास क्वाड्रेटिक है या पॉलिनोमियल है या एक्सपोनेंशियल है या लॉगरिथमिक है। तो हमारा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है एल्गोरिथम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर, तो हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर तो सिर्फ किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम लिखते हैं, यहाँ हम उस एल्गोरिथम का जो है साथ में एनालिसिस भी करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद आप इस पोजीशन में होते हैं कि ये बताते हैं कि ये जो आपका एल्गोरिथम है इसका ग्रोथ रेट लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या पॉलिनोमियल है। और बेसिकली एसिम्प्टोटिक जो एनालिसिस होता है, ये हमें या तो किसी भी एल्गोरिथम की अगर आपको चाहिए होगी तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो उसका अपर लिमिट बता दें, वो बता देगा। अपर लिमिट का मतलब किसी भी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस होता है।
अगर आप उसका जो है वो लोअर लिमिट बताएंगे तो ये उसका बेस्ट केस होगा, और अगर आप एवरेज पर जाएंगे तो आप 2 के अंदर अपने आप को फिक्स करेंगे, यानी आप थीटा पर चले जाएंगे। एनी क्वेश्चन? क्लियर। क्लियर हो गया जी? थोड़ा सा लोग जी, द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज व्हेन कंसीडरिंग अ फंक्शन f of n, there is a need to describe its properties when n becomes very large. So अगर हम आपके पास f of n अगर कोई वैल्यू है, उसकी आपके पास अगर ग्रोथ रेट आया है n square plus 3n, so 3n becomes insignificant compared to n square when n is very large. अभी ये आगे टेबल्स के अंदर भी आपको ये नजर आ जाएगा कि n स्क्वायर का आपको ग्रोथ रेट किस तरह नजर आ रहा है और n का क्या नजर आ रहा है. So the function f of n is said to be equivalent to n square as n approaches to infinity, and this is written as symbolically as f of n, okay, equivalent to n square, या f of n approximately equal to n square. अब जब हम कहते हैं कि ग्रोथ रेट को, तो ग्रोथ रेट क्या चीज होती है? A way of comparing function that ignore constants, factors, and small input size. So using rate of growth as a measure to compare different function implies comparing them asymptotically. यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस हैं, अगर हम उनको कंपेयर करेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि क्या ये दो फंक्शन में, इनमें फास्टर कौन है, या ग्रो फास्टली कौन करेगा, या स्लो कौन जाएगा, या इक्विवेलेंट कैसे जाएंगे, ये आपको इनके मेथड बता देते हैं. जब भी आप कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का रनिंग टाइम फिक्स्ड आता है, कांस्टेंट आता है. इसके बाद जो लोअर टर्म्स हैं उनको भी आप इग्नोर करते हैं, और आप हमेशा किसी भी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम कैलकुलेट करते वक्त उसका जो है आप क्या करोगे कि उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म्स है सिर्फ उनको कवर करेंगे. तो अगर मैं जो पहली स्लाइड के अंदर आपने एक मीन वाला और सम कैलकुलेट करने वाला लिस्ट वाला प्रोग्राम देखा, तो उस प्रोग्राम का अगर मुझे आप कहेंगे कि इसका रनिंग टाइम बेंच मार्किंग करूं, तो वो क्या आएगा कि t of n is equal to 4n plus 5. और आप अगर मुझे ये कहेंगे कि इसका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करके दें, तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम यहाँ तक रहते हुए अगर सिर्फ मैं आपको बताऊं कि उसका रनिंग टाइम क्या आएगा, तो मैं लिखूंगा कि t of n is equal to 4n plus 5, और मैंने यहाँ पर ये देखा कि इग्नोर करें कांस्टेंट को, तो 5 कांस्टेंट था वो हट गया. So t of n is equal to 4n, और 4n में जो मल्टीप्लिकेटिव है इसको भी हटा दिया, और अगर सिर्फ बाकी पीछे बच गया n, तो अगर मैं इसका वर्स्ट केस दिखाऊं तो वो आएगा बिग O of n, यानी n का मतलब होता है कि इसका जो रनिंग टाइम है वो लीनियर होगा. बिग O of n लीनियर होगा. ये आगे चलकर एग्जांपल्स में भी क्लियर हो जाएगा. सो इफ मैं यहाँ पर जाऊं कि f of x is fast growing then g of x, किसी भी दो फंक्शन कंपैरिजन, तो हम क्या कहेंगे कि f of x will becomes eventually larger with respect to g of x for greater value of x. So अगर आप ग्रोथ रेट देखना चाहें, सपोज ये डिफरेंट किस्म के आपको फंक्शन नजर आ रहे हैं, अगर आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है तो उसको ग्रोथ रेट सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि उसकी वैल्यू है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8. x स्क्वायर जब स्क्वायर होता है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक. अगर x की पावर 3 होगी तो वो क्यूबिक होगा, और x की पावर n होगी तो वो बेसिकली क्या होगा, पावर में एक्सपोनेंशियल चला जाएगा, और फैक्टोरियल होगा तो वो फैक्टोरियल के अंदर चला जाएगा. सो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8
ये सबसे ज्यादा ग्रो करेगा, फास्ट जाएगा, मींस इसका रनिंग टाइम सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद जो है वो 3 into x है, 3 multiplied by x है, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल 3x into 2, उसको आपने डॉटेड लाइंस के साथ दिखाया, 3 मल्टीप्लिकेट हो रहा है। x plus 10 है वो लीनियर है, वो आपके पास किस तरह दिखा रहा है, जो है वो स्मॉल डॉटेड लाइन के साथ, और 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x, और log की वैल्यू कम हो जाती है तो वो बिल्कुल नीचे आपको डॉटेड ब्लू लाइंस के अंदर दिखा रहा है। तो ये एक ग्राफ है जिसमें वो बेसिकली 4 फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें जिसका सबसे ज्यादा रनिंग टाइम जो लेगा वो, इसके बाद ग्रेजुअली आप लोअर की तरफ आ गए। टेबुलर फॉर्म में अगर आप इनको आप देखना चाहें तो ये टेबुलर फॉर्म है। अब टेबुलर फॉर्म में अगर आप इस टेबल को देखें, अंडरस्टैंड करें, तो आपके पास पहले n खड़ा है फ्रॉम 1 अप टू 100। पहला कॉलम n को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 से लेकर 100 तक अगर आप इनपुट देते हैं तो पहला के बाद दूसरा कॉलम उसका लॉग दिखा रहा है, लॉग ऑफ n। तो लॉग ऑफ n देखे 1 का 0.0 आता है, और 100 का लॉग ऑफ n क्या दिखा रहा है, 6.6। और अगर आप इनका n यानी लीनियर टाइम देखना चाहें तो वो क्या आ रहा है, 1.0, 2 का 2.0, 100 का 100.0। और आप इसका अगर देखना चाहें n into log n यानी कि लीनियर लॉगरिथमिक देखना चाहें, n log n क्या कहते हैं, लीनियर लॉगरिथमिक, तो वो आपको दिखा रहा है फॉर 1 इट इज 0.0, देन आपके पास फॉर 100 इट इज 64.4 है। आप इसको n स्क्वायर देखना चाहें यानी क्वाड्रेटिक देखना चाहें, सो 1 का तो 1 है, लेकिन आपका 100 को देखना चाहें तो ये बन चुका है आपके पास 10,000। तो लिहाजा अगर आप n को देखना चाहें कि अगर n आपका सपोज 100 है तो उसका log n 6.6 आएगा रनिंग टाइम। अगर आपका n जो है वो लीनियर है तो 100 का 100 आएगा, और n log n कितना आएगा, 66.4, और n स्क्वायर में वो 10,000 हो गया। n क्यूब के अंदर, ठीक है जी, जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो पॉलिनोमियल टाइम क्या होगा, 1 को तो 1 है, लेकिन आप 100 को देखें और उसका n क्यूब कितना आ रहा है आपके पास, 1000 यानी 10 लाख आ रहा है। और इसके बाद अगर आप एक्सपोनेंशियल जाते हैं, 2 raised power n जाते हैं, तो आप देखो n अगर आपका 1 है तो उसका एक्सपोनेंशियल कितना आएगा टाइम, 2.0। और अगर आप 100 को देखना चाहें तो नीचे वाला फिगर आपको दिखा देगा कि एक्सपोनेंशियल का टाइम कितना होगा। और अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं और अगर ऊपर वाली लाइन पढ़ें कि इफ एल्गोरिथम A does x cubic operation on an input size x and algorithm B does x square operation, algorithm B is more efficient। आप नीचे देखें कि n को आप 100 देखें तो n स्क्वायर आपका आ रहा है 10,000, और आपका n क्यूब जो है वो आ रहा है 10 lakhs। सो अब आप ये कहोगे कि जो ग्रोथ रेट है वो किसका ज्यादा है, x क्यूब का। ग्रोथ रेट, ग्रोथ किस तरह बढ़ रही है, ग्रोथ किसकी ज्यादा है। अब आपको पता चल गया कि आपके पास log n की ग्रोथ रेट सबसे कम, n की जो है वो जिसको कहते हैं ना लीनियर, उसकी ग्रोथ इनपुट के बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है। और इसके बाद n log n, वो क्योंकि n मल्टीप्लाइड बाय log n है तो इसका ग्रोथ रेट लीनियर से ज्यादा, इसको कहते हैं एल्गोरिथम की जबान में लीनियर लॉगरिथमिक। फिर इसके बाद n स्क्वायर जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक टाइम, वो उससे ज्यादा। फिर n क्यूब जिसको पॉलिनोमियल बोलते हैं वो क्वाड्रेटिक से ज्यादा, और फिर इसके बाद एक्सपोनेंशियल सबसे ज्यादा, और आखिर में जो आएगा वो फैक्टोरियल होता है, वो इन सब से ज्यादा। तो लिहाजा अगर आप कंपेयर करेंगे ग्रोथ रेट को, सो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, सो एक्स क्यूब विल बी ऑलवेज ग्रेटर। तो हम कहेंगे कि एक्स क्यूब को ज्यादा टाइम लगेगा। यानी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं कि आप अगर किसी प्रोग्राम के अंदर
सिर्फ एक लूप चलाएंगे, n टाइम चलेगी, तो लिहाजा उसका जो ग्रोथ रेट होगा वो लीनियर होगा। अगर आप नेस्टेड लूप चलाएंगे n into n, so it become n स्क्वायर, तो उसका ग्रोथ रेट उससे ज्यादा होगा। फिर अगर उसी प्रोग्राम के अंदर आप क्या करते हो, कोई ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिसके अंदर आप 3 जो है वो लूप रखते हैं, यानी i j k, सो x इंटू x होगा उसका रनिंग टाइम, क्योंकि आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होती है, पर i इज इक्वल टू 1 इनर लूप n टाइम एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आपकी नेस्टेड लूप है तो वो n इंटू n होगी, यानी i की एक वैल्यू के लिए n, फिर वो उसकी एक वैल्यू के लिए दोबारा n टाइम्स, सो n इंटू n, सो इट बिकम्स n क्यूब। लिहाजा n क्यूब इज टेक मच टाइम as compared to n square. N square will be take much time as compared to n. Any question still left behind? No sir. तो लिहाजा अगर सपोज हमारे पास, अगर you are designing a website to a process user data, यानी financial record है, suppose program A takes f of n is equal to 3n plus 8 microsecond to process any n records, and program B should takes n square plus 3n microsecond to process n records. So Mr. Hamad Hassan, which program will be faster with your viewpoint? Mr. Hamad Hassan. जी सर जी। So आप नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर करें, which program would you choose knowing you will want to support million of user? आपके पास दो प्रोग्राम खड़े हैं ए और बी, ए का रनिंग टाइम है 3n plus 8 और बी का जो रनिंग टाइम है वो है n स्क्वायर, n square plus 1. सर जी n स्क्वायर प्लस 1। It will be best program for you. फिर वो हम एक कहानी पी पढ़ते वाले थे सर जी। जी, तो एक कहानी पढ़ते थे कि सारी रात यूसुफ जुलेखा का किस्सा चलता रहा, फिर सुबह किसी ने पूछा कि यार वो यूसुफ जुलेखा मर्द थी कि औरत? ये हमने भी सुना हुआ है सर जी। जी, मैंने आपको ये कहा कि ये दो ये प्रोग्राम किस्सा हैं, इनमें से यस सर। बेस्ट कौन होगा अगर आपने मिलियंस ऑफ यूजर को सपोर्ट करना है? पीछे टेबल में यही चीज हमने जो है उसकी बथेमारी की। ए वाला 30n प्लस 8। किस रीजन की बेस के ऊपर? ये सर आवाज का थोड़ा इशू है। माय डियर, रिपीट ये करते किस हैं। रीजन की बेस पर होगा? आप इसको अच्छा क्यों कह रहे हैं? Why you are saying that this is the best one? क्यों ये लीनियर भी है और जी, ये लीनियर प्रोग्राम होगा सर। कोई और अगर जवाब देना चाहे? Anybody else who want to participate? सर बी का क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो लार्ज वेजेस पे जो है उसका रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो एक फंक्शन है
वो लार्ज वैल्यू पे कंपैरेटिवली अगर n और n स्क्वायर को देखें तो n जो है हम निगलेक्ट करते हैं n को स्क्वायर के साथ, तो इसलिए f ऑफ a का जो टाइम है वो बहुत कम होगा कंपेयर टू b, दैट्स व्हाई a इज प्रेफरेबल। जी, anybody else who want to participate? कि वो लीनियर फॉर्म है जो ए वाला प्रोग्राम है और बी वाला Yes, हमारे पास sir. n स्क्वायर फॉर्म है। अगर बी हम वाला उसमें हमारे कोई पास भी हम क्वाड्रेटिक है स्क्वायर डाल देंगे और सर वो तीसरा इससे ज्यादा बढ़ेगा सर, जी, उसमें लूपिंग ज्यादा होगी सर। अगर आप यहाँ पर उसको देखना चाहें कि भाई ये n वाला की वैल्यू क्या आ linear है। रही और n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू 100 है और n स्क्वायर की वैल्यू 10,000 है, तो लिहाजा n ही बेस्ट होगा क्योंकि वो लीनियर है। और यहाँ अगर मैं उसको दिखाना चाहूँ आपके पास कि अगर आपके पास f ऑफ n की वैल्यू 30n प्लस 8 है और वो आपके पास n स्क्वायर था तो वो इस तरह जाएगा। अगर कोई भी दो फंक्शंस हैं, एक की वैल्यू n स्क्वायर प्लस 1 आ रही है उसका रनिंग टाइम और दूसरे का 30n प्लस 1, सो आप लार्ज के लिए देखें तो जो रेडिश लाइन है वो किस तरह से उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो उसको क्रॉस कर गया। अगर आप उसको टाइम के हवाले से देखना चाहेंगे, यहाँ आपको हॉरिजॉन्टल उसका टाइम एक्सेस दिखा रहा है और वर्टिकल उसका जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिखा रहा है। सो अगर अब हम यहाँ तक पहुंच जाएं तो हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन हमारे पास, मैंने कहा कि जनरली हमारे पास 5 है, लेकिन हम जो यूजुअली जो है वो देखते हैं तो इन 3 के हवाले से देखते हैं कि एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड जिसको बोलते हैं बिग ओ नोटेशन, ये आपको किसी भी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस एनालिसिस बताएगा, यानी मैक्सिमम रनिंग टाइम किसी भी एल्गोरिथम का। एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड जिसको थीटा नोटेशन को बोलते हैं, ये किसी भी एल्गोरिथम का आपको बेस्ट जो है वो केस दिखाएगा, जिसको कहते हैं कि मिनिमम रनिंग टाइम दिखाएगा या बोलते हैं कि उसको आपको लोअर बाउंड दिखाएगा। ये यूजुअली बोगस होता है। इसके बाद एसिम्प्टोटिक टाइड बाउंड, ये आपको किसी भी एल्गोरिथम का एवरेज केस बताएगा, एवरेज रनिंग टाइम बताएगा और इसको बेसिकली बोलते हैं ओमेगा जो है वो नोटेशन। अब वो जो मैंने वो कहा था कि ये 3 है, तो इसके साथ साथ जो आगे 2 यानी टोटल इसको जो 5 करेंगी, जैसे आपने बिग ओ नोटेशन देखी तो आपको स्मॉल ओ नोटेशन नजर आएगी। ये आपको अपर बाउंड दिखाएगी लेकिन ग्रेटर के साथ इक्वल का सिंबल नहीं होगा। एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड जो है जिसको हम थीटा के साथ वो कह रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर जो है वो एक चीज जो है वो गड़बड़ है कि जो थीटा और ओमेगा है वो आपस में इंटरचेंज है, तो लिहाजा ये जो नीचे वाला एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड है, ये जो सिंबल है ये ओमेगा सिंबल है। तो ये लफ्ज वहां से गलत, इसको मैं भी स्लाइड में ठीक कर दूंगा कि ये जो एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड है ये बिग ओमेगा इसे कहते हैं और इसका जो आपको नजर आएगा एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड उसे कहते हैं स्मॉल ओमेगा। स्मॉल ओमेगा ये आपको देगी लोअर बाउंड, लेकिन एक फर्क होगा कि जो बिग ओमेगा होता है उसके साथ वो ग्रेटर लेस देन इक्वल लगाएगा और जो नीचे वाली होगी उसके साथ ग्रेटर का सिंबल इक्वल का सिंबल नहीं होगा। ये स्मॉल ओ और स्मॉल आपके पास ओमेगा के अंदर इक्वल जो है वो सिंबल नहीं होगा, बाकी सब कुछ वही की वही होगी। और जहां तक थीटा की बात होती है, थीटा का मतलब होता है इक्वल, तो लिहाजा इसका जो है वो साथ में और नहीं आता सिंबल, तो लिहाजा टोटल 5 है, लेकिन जनरली हम जो डिस्कस करते हैं वो 3 करते हैं। एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड वर्स्ट केस एनालिसिस के लिए, एसिम्प्टोटिक टाइड बाउंड
यानी कि थीटा जो है ये एवरेज केस के लिए एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड जिसे कहते हैं बिग ओमेगा, ये लोअर बाउंड या बेस्ट केस के लिए। एनी क्वेश्चन? ओके, सो अब हम आ जाते हैं बिग जो है वो किसके ऊपर, ओ के ऊपर। बिग ओ नोटेशन वर्स्ट केस एनालिसिस के लिए यूज होती है। सो बिग ओ नोटेशन इज यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ complexity of an algorithm. It is used to describe worst case scenario of an algorithm. It is describe the maximum running time of an algorithm. जितने भी maximum आप इनपुट्स देंगे और उसके बाद जो रनिंग टाइम होता है उसको बेसिकली बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन was developed, invented by P. Bachman in 1892, okay my dear, to represent the asymptotic behavior of a function. अब इसके बाद इसका टाइम जो है वो इलैप्स हो रहा है हमारी मीटिंग का पहला, तो लिहाजा जो है हम इसको मीटिंग को दोबारा शुरू करेंगे इसी कोड के साथ अभी 1 मिनट के बाद। आपका कोई सवाल वगैरह है तो काइंडली कर सकते हैं। 1 मिनट और 20 सेकंड हमारे पास रहते हैं, या फिर वेट करें 1 मिनट 20 सेकंड, क्योंकि वो मैं स्लाइड को जब शुरू करना चाहता हूं तो वो फिर दरमियान में ब्रेक ना हो। सर थोड़ा कम पढ़ा जाए। जी थोड़ा कम पढ़ाऊं? ये बिगो कंप्लीट कर दूं आपके लिए? सर हमारी बिगो में हमारे जो वर्स्ट सर बहुत स्पीड से जा रहे हैं और कभी कभी आवाज पे दोस्त इस तरह है, स्पीड नहीं है। आपको एक चीज बताऊं कि हमने कोर्स के कंटेंट्स को भी देखना होता है। मैं इस तरह तो नहीं कर सकता कि आपको आराम आराम से पढ़ाता जाऊं, 10 स्लाइडें पढ़ाकर छोड़ दूं। देखो, और जब आपके पास आपने सब्जेक्ट के आगे चीजें आए तो आपके पास टाइम ना हो। थोड़ा सा अपने आप को, वो कहते हैं ना इंग्लिश सर, ये लेकिन सर ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो भी आपने जरा देखना होगा मेरे भाई।